जी उन्होंने कहा है जो हम बस ये अटैक कर दिया है, हम समझते हैं हमने बदला ले लिया है 1 हम्म। अप्रैल को जो हमला हुआ हमारे ऊपर हम्म। और उसके आगे कार्रवाई नहीं की जाए। ठीक है, उसके आगे कार्रवाई नहीं की जाए, ऐसा ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। मेरे साथ मेजर जनरल ए के सिवाज भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल ए के सिवाज, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस नाम दिया है इसका ईरान ने, जो ड्रोन के जरिए हमला किया। करीब 300 की पूरी नफरी कही जाएगी संख्या, जिसमें क्रूज भी थी, जिसमें ड्रोन्स भी थे, ये मिसाइलें थी। लेकिन आयरन डोम सिस्टम जो कि इजराइल जिस पर रिलाई करता है, उसने करीब करीब ऐसा परफॉर्मेंस दिया है कि ये सारा का सारा ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा हवा में ही तबाह कर दिया गया। तो क्या जुबानी जमा खर्च करने की कोशिश कर रहा था ईरान इस सब के बीच में, या फिर ईरान खुद को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर दिखाने की कोशिश में उसने इस हमले को अंजाम दिया कि लुक यहाँ पर कोई है जो कि इजराइल से टकरा सकता है? हाँ देखो राजीव, सच्चाई यह है कि ईरान जो इजराइल पे पहले हमला करना चाहता था, मगर वो जानबूझ के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहता है इजराइल से, क्योंकि उसको फिर नुकसान खुद होगा, इकोनॉमिक सैंक्शन लगेंगे। इजराइल कोई मामूली देश तो है नहीं, इसलिए उसने इस्तेमाल किया है हिजबुल्लाह का, हौती रेबल का और हमास का। जो हमास का हमला था 7 अक्टूबर को, जिसको हम आतंकवादी हमला कह रहे हैं, उसका जो पूरा ब्लूप्रिंट है वो ईरान ने तैयार किया था। ईरान ने ही उनको वेपन दिए थे, ट्रेनिंग दी थी। यूं तो ये एक सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है हमास, मगर उसको तैयार किया था इसी प्रकार से। हिजबुल्लाह और जो हौती रिबल हैं वो शियाज हैं। मगर अब जो ईरान ने हमला किया है, ये सच्चाई है कि डेमस्कस में जो उनकी कॉन्सुलेट थी, वहां पर ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड के 2 मेजर जनरल को मार गिराया था। ऐसा लगता है इजराइल का उसमें हाथ था, जबकि इजराइल ने कोई डायरेक्टली इसके बारे में एक्सेप्ट नहीं किया था। तो पलटवार करना था ईरान को, क्योंकि बहुत डोमेस्टिक प्रेशर था इसमें, कोई नहीं हार्ड लाइनर जो है। तो उन्होंने एक प्रकार अनाउंस करके किया। कहने का मतलब है ये जो ट्रू प्रॉमिस है, 48 आवर्स पहले ही पता लग गया था कि इजराइल के ऊपर हमला होगा, और इसलिए इजराइल बहुत तैयार था। उसका जो आयरन डोम सिस्टम है वो बहुत इफेक्टिव है, मगर उसको भी बीफ अप किया आपका पेट्रोइड मिसाइल सिस्टम और थर्ड से टर्मिनली हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, जिसने अमेरिका ने भी उसको बहुत हेल्प की, जॉर्डन ने भी हेल्प की। तो ये जो वार किया एक प्रकार से ईरान ने, ये एक बिल्कुल ही सक्सेसफुल नहीं हुआ। 95 से लेके 98% तक सर, जितनी भी मिसाइलें आता हूं डिटेलिंग पर आता हूं। पथिकृत पायने भी विदेश मामलों के जानकार के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए मैं हैं। एक ही चीज कहूंगा राजीव जी कि एक ही चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, ये समझने की है कि आज की तारीख में ईरान जो है वो ये नहीं चाहता ये लड़ाई फैले, मगर इजराइल के पास और कोई चॉइस है नहीं। इजराइल को पलटवार करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करता तो उसके अस्तित्व पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। मेजर जनरल क्योंकि सुधाकर, ऐसा आपको है लगता है कि इजराइल इसका रिटेलिएट करेगा बहुत जल्दी? क्योंकि अगर करेगा तो हालात बिगड़ेंगे। राजीव, नमस्कार। बहुत धन्यवाद, आपने आपके शो में मेरे को इनवाइट किया। जहां तक आपके सवाल है, मैं सिर्फ ये कहूंगा, हर देश का एक नेशनल इंटरेस्ट होता है। आज के दिन में इजराइल का जो नेशनल इंटरेस्ट है, वो जो सिक्योरिटी थ्रेट है, हमास का हो, हिजबुल्लाह का हो, हुतीज का हो, या इराकी मिलिशिया हो, या और कोई किस्म का कन्वेंशनल थ्रेट है, वो चाह रहे हैं कि उनका एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के बरखिलाफ नहीं होना चाहिए। जैसे हमास ने ब्लैक स्वान इवेंट किया था 7 अक्टूबर को, ऐसा आने वाले समय में नहीं हो। कोई भी देश हो इजराइल की जगह, अगर हिंदुस्तान को बिठा दोगे, हिंदुस्तान भी यही सोचेगा और करेगा। इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन गलती कहां पे हो रहा है कि आज हम 21st सेंचुरी में हैं। 21st सेंचुरी में 2 डिकेड ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, तीसरे डिकेड पे आ चुके हैं। यहाँ पे तो बुनियादी चीजें, बुनियादी असूलें हैं। ये जियो पॉलिटिक्स से हम धीरे धीरे शिफ्ट करते हुए जियो इकोनॉमिक्स किस कारण की वजह से पूरा विश्व जो है, हम अनजान में सारे चीजें मैन्युफैक्चरिंग बेस को आउटसोर्स कर दिया चाइना को। चाइना का सारे जियो इकोनॉमिक्स को प्रीडोमिनेट कर रहा है। कोई देश नहीं है जिसके साथ चाइना का ट्रेड सरप्लस ना हो, आज के दिन में मैं कह रहा हूं। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जियो इकोनॉमिक्स से धीरे धीरे ये सब दीज आर मैटर ऑफ सेमेंटिक्स। राजीव, एज यू नो, आप तो काफी गहरा चीज में जाते हैं। ये जियो सिक्योरिटी शुरू हो गया है आज के दिन में। मेरे विचार के मुताबिक अहम मुद्दा यह है कि चाइना नहीं चाह रहा है, जो एलिफेंट इन द रूम इज चाइना। चाइना नहीं चाह रहा है कि अब्राहम अकॉर्ड में अमेरिका का सक्सेस हो।
अमेरिका नहीं चाह रहा है। चाइना का जो ब्रोकर हुआ है ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में, ये कोई आगे की तरह हेडवे करे। और ये भी मैं कह देना चाहता हूं, 7 अक्टूबर तक ऑन वन साइड सऊदी अरेबिया और इजराइल, करीब 15 या 18 दिन बाकी था उनका फाइनल एग्रीमेंट होने के लिए अब्राहम अकॉर्ड का। और चाइना और पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में पीछे पीछे चल रहा था एक ट्रैक 2, वो भी करीब महीना 1.5 महीने के अंदर वो काफी स्थापित होने वाला था। तो यही डर है, स्ट्रेटेजिक राइवलरी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट राजीव, चाइना किसी भी हालत में ये आईमेक जो कॉरिडोर है ये बनने की ये समहाउ अदर कोशिश करेगा इसको किस तरह सबवर्ट करने के लिए, हाईजैक करने के लिए। लेकिन आज के दिन में उसको शायद पता नहीं है 75% ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ आईमेक इज इंटैक्ट ऑन ग्राउंड, इट इज एग्जिस्टिंग। 25% इज अ कोऑर्डिनेशन ऑफ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन। अगर यह हाइफा से नहीं हो पा रहा है, हाइफा से कुछ ही दूर पे है, आई एम श्योर द एम्बेसडर सजन हाथ साहब विल बे मी आउट। अलेक्जेंड्रिया एक जगह है जहां पे इट इज पीसफुल, हार्मोनियस, स्टेबल। अलेक्जेंड्रिया के थ्रू हम ग्रीस की तरफ जा सकते हैं, आईमेक हो सकते। लेकिन साथ ही चाइना ये भी चाह रहा है इराक के बीच में से एक वो BRI प्रोजेक्ट बनाते हुए, टर्की को टच करते हुए यूरोप की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं एज अ काउंटर टू आईमेक। बैक टू यू। यानी जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं अपने जो आर्थिक फायदे हैं उन्हें साधने की कोशिश हो रही है। लेकिन इसका जो असर हो रहा है वो उस रीजन में हो रहा है जहां पर इजराइल है और जहां पर ईरान है। पथिकृत पायने विदेश मामलों के जानकार के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पथिकृत, आपको लगता है कि अब जो डिप्लोमेसी है वो और ज्यादा, जहां तक मिडिल ईस्ट की बात है उसको लेकर और उलझेगी? क्योंकि इससे पहले 2 वॉर तो चल ही रहे हैं लगातार, एक यूक्रेन रूस के बीच में चल रहा है, उसके बाद इजराइल गजा के बीच में चल रहा था, अब इजराइल ईरान के बीच में शुरू हो गया है। सरप्राइजिंगली 1800 किलोमीटर दूर है, लेकिन ईरान चैलेंज कर रहा है। राजीव जी, मुझे लगता है कि ये अलग सा कोई लड़ाई नहीं, ये तो एक्सटेंशन है। जो हमास के साथ इजराइल का लड़ाई हो रहा था उसमें तो एक्चुअल प्लेयर ईरान है, तो उसके साथ तो लड़ाई वैसे ही चल रहा है। और दूसरी बात है, जो आप यूक्रेन की बात कर रहे हो, यूक्रेन युद्ध के पहले एक और युद्ध हो गया था जहाँ पे वही प्लेयर्स थे जो सीरिया था। सीरिया में एक तरफ रशिया आया, बशर अल असद को सपोर्ट किया, दूसरी तरफ अमेरिका था और नेटो के दूसरे अलाइज थे। वहाँ पे रशिया आने के वजह से हरा नहीं पाया अमेरिका और हटा नहीं पाया बशर अल असद को, उसका खामियाजा रशिया को भुगतना पड़ा। यूक्रेन में लड़ाई का एक माहौल तैयार किया नेटो ने, फिर रशिया को जो करना था वो किया, तो वो लड़ाई वहां पे शुरू हो गया। फिर हमास का जो यहाँ पे अटैक हुआ उसमें भी ईरान का जो इन्वॉल्वमेंट है वो तो क्लियर है। और ईरान एक ऐसा देश है जो अभी जो सैंक्शन है रशिया के ऊपर, अभी कल जो ड्रोन इस्तेमाल किया ईरान ने, वो ड्रोन रशिया को वो बहुत बड़े पैमाने में उन्होंने सप्लाई किया यूक्रेन लड़ाई में, शायद 136। तो ये तो सेम प्लेयर्स है जो एक नया लड़ाई की मुहिम चला रहा है। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हालांकि अमेरिका ने अब कह दिया इजराइल को कि काउंटर अटैक अगर ईरान के ऊपर करेगा तो अमेरिका सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन एक इलेक्शन ईयर में, अभी इलेक्शन है इस साल यूएस में, कोई भी प्रेसिडेंट के लिए ये बोलना कि हम कुछ भी हो जाए सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर कल अटैक कर भी देता है इजराइल तो अमेरिका को अटैक करना सपोर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां का जो जूइश लॉबी है वो बहुत स्ट्रांग है। और दूसरी चीज है, मुझे लगता है कि इजराइल कुछ करेगा। इसका कारण यह है, अगर कुछ नहीं करता है तो जितने सारे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस वहां पे है उनको तो ये लगेगा, उसका तो हिम्मत बढ़ जाएगा कि अगर ईरान कर सकता है, अगर 300 फेंक सकता है तो हम भी कुछ करेंगे फिर। तो इजराइल का जो डॉक्ट्रिन है, जिस डॉक्ट्रिन से वो अपना वर्चस्व या अपनी सिक्योरिटी बरकरार रखता है कि अगर कोई मेरे ऊपर अटैक करेगा तो मैं डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई उस देश के ऊपर नुकसान पहुंचाऊंगा, जो आप देख रहे हो कि गजा में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो ईरान के ऊपर उतना बड़ा कुछ करेगा, लेकिन कुछ तो करेगा। वो डेमोन्स्ट्रेबल एक्शन होगा, वो कोवर्ट ऑपरेशन नहीं होगा। डेमोन्स्ट्रेबल एक्शन अगर नहीं करता है तो कल को क्या होगा, इजराइल का जो रिस्क फैक्टर्स है वो बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ी चीज है यहाँ डिप्लोमेसी। सब आप यूएन कहां देख रहे हो, यूएन कहीं है? यूएन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो गया जिसको कोई पूछता नहीं आज। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है केवल निंदा करने के काम में आता है। नहीं, यूनाइटेड नेशन का काम है, उनके सेक्रेटरी जनरल और जितने स्टाफ है उनका काम होता है सिर्फ सैलरी लेना। आप बताइए 1945 से आज तक कौन सा लड़ाई यूएन ने कभी रोक पाया है? कौन सा लड़ाई, कौन सा डिस्प्यूट कॉन्फ्लिक्ट होने से पहले उसको रोका गया है? आप मुझे बताइए।
कुछ संजय नहीं जी कर मेरे साथ पाते। इस वक्त जुड़े हुए हैं, डिफेंस जर्नलिस्ट के तौर पर संजय जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजय जी, वो जो टेरेन है पूरा इजराइल का, जहां पर अब तक जहां पर एक ऐसा भी युद्ध हो चुका है जिस युद्ध में इजराइल ने सभी कंट्रीज को एक साथ मात देती, शायद 37 साल पहले की बात है, लेकिन आज इस चीज को एस्केलेट करना, इसमें चिंगारी डालना, आखिर ईरान को हासिल क्या हुआ? बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आपने मुझे इस चर्चा में शामिल किया। सभी को बहुत बहुत नमस्कार है। हमारे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं जनरल लोग और पूर्व अधिकारी, सैन्य अधिकारी, उनकी बातों से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। इसमें एक्चुअली इजराइल के ऊपर ईरान ने जो हमला किया, तो 2 दिन पहले घोषणा करके हमला किया, तो मुझे लगता है कि पहले से बता करके हमला करना तो ये कुछ समझ से परे है कि अगर इन्होंने बदला लेना था और हमला करना था तो पहले घोषणा कोई नहीं करता। तो पहले घोषणा करके, तो मुझे लगता है कि ये आंतरिक दबाव में ईरान ने ऐसा किया है और इस वार के फैलने की कोई गुंजाइश मुझे नहीं दिख रही। और कोई ऐसा नहीं, खुल करके अमेरिका ने तो साफ कर दिया, पहले ही कह दिया कि हम अगर ईरान पे दोबारा इजराइल हमला करता है तो हम साथ नहीं दें। और बहुत कोई लंबे चौड़े दायरे में ये वार फैलेगा, मुझे इस पर यकीन नहीं है। क्योंकि आप ये देख लो कि रसिया और जॉर्डन के बीच जो वार चल रहा है 2 साल से, नाटो क्या खुल करके सामने आया जॉर्डन के साथ? वेपन उन्होंने दिए, अमेरिका ने वेपन दिए, लेकिन नाटो खुल करके नहीं आया, रशिया के खिलाफ नहीं आया। तो सबके अपने नफा और नुकसान है। कोई व्यक्ति खुल करके किसी के साथ वार में शामिल हो, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने जा रहा है। जो बात कही जा रही है कि थर्ड वर्ल्ड वार की आशंका जताई जा रही है, 1945 में खत्म हुआ था सेकंड वर्ल्ड वार, आज 80 साल हो गए, कितने सारे युद्ध हुए। हमारे एक्स आर्मी के ऑफिसर ने भी बताया कि यूएनओ कुछ नहीं कर पाया। सेकंड वर्ल्ड वार के बाद यूएनओ का गठन ही इसीलिए हुआ था कि वो इस तरह के मामलों को देखे और युद्ध होने से पहले उन्हें वो आपस पटरी पर लाने की कोशिश करे। लेकिन किसी भी मामले में यूनाइटेड नेशन कामयाब नहीं हुआ है, सिवाय निंदा करने के, सिवाय लेटर जारी करने के। तो मुझे नहीं लगता कि ये वार कोई बहुत लंबे चौड़े थिएटर में फैलने जा रहा है। जो हो रहा है ये छिटपुट ऐसे ही होगा। और इजराइल के साथ लड़ने की ताकत तो मुझे नहीं लगता कि कुवत किसी के पास है। हालांकि हम ईरान की सेना, ईरान के आर्म फोर्स इजराइल से ज्यादा हैं, लेकिन इजराइल भी एक शक्ति है और उसने दिखा दिया है। संजय जी, अगर ईरान ने केवल जुबानी जमा खर्च के लिए, अपनी जनता को दिखाने के लिए कि वो इस तरीके का कदम उठा रहा है, ऐसा कदम उठाया, तो शायद ऐसे ही दबाव में नेतन्याहू भी आ चुके होंगे। अगर वो रिटेलिएट करते हैं तो चीजें बढ़ेंगी क्या? तो आप किस लेवल पर रिटेलिएट करेंगे, ये देखना होगा। ये देखना होगा कि किस लेवल पर रिटेलिएट करते हैं। और अगर बड़े पैमाने पर वो कुछ करते हैं तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़े दायरे में और भी आगे ये वार जाएगा। फिलहाल जहां तक जो स्थितियां इस वक्त हैं, एम्बेसडर सज्जनहार भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर सज्जनहार, इजराइल को लेकर जो आसपास के कंट्रीज हैं वो किस तरीके का रवैया रखते हैं, क्या उनकी सोच है? सबसे किसी से छिपी नहीं है। हालांकि पिछले दिनों में डिप्लोमेसी ने कुछ टर्न जरूर लिया है और वो डिप्लोमेटिक टर्न कहीं बहुत इजराइल के फेवर में जाता हुआ दिखा, संबंध कायम होने शुरू हो गए। क्या आपको लग रहा है कि जो हालात अब बनते हुए दिखाई दे रहे हैं मिडिल ईस्ट में, ये उन फोर्सेस का एक क्यूमुलेटिव एफर्ट है जो एक्सेप्ट नहीं करते इजराइल को नॉर्मल सिचुएशन, फ्रेंडली कंट्री के तौर पर? अनम्यूट करें आप खुद को। जी सॉरी। तो मैं तो ये समझता हूं, जो अगर एक वहां पर देश है उस क्षेत्र में जो कि इजराइल की एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं करता है, उसके साथ अपने संबंधों को आगे ले जाना नहीं चाहता है, वो देश ईरान है। और वहां के जो सभी देश हैं वो यही समझते हैं, जो ईरान एक स्टेबल कंट्री है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक टेक्नोलॉजी है, उसमें प्रॉस्पेरिटी है, और उसके साथ अगर हम कोलैबोरेट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे तो हमारे फायदे के लिए है। इसीलिए आपने देखा होगा सबसे पहले इजिप्ट, जॉर्डन वगैरह ने उसके साथ राजनयिक संबंध इस्टेब्लिश किए, और अभी अब्राहम अकॉर्ड्स में और सभी बहुत
सारे देश हैं, बहरीन एम्बेसडर है, सज्जनर, यूएई आप है। अब्राहम अकॉर्ड की बात बहुत कर रहे हैं। अब्राहम अकॉर्ड हुआ, लेकिन अब्राहम अकॉर्ड क्या आपको लगता है कि सक्सेसफुल अकॉर्ड रहा? क्योंकि उसके बावजूद भी इजराइल को लेकर, ज्यूइश पॉपुलेशन को लेकर वो एक माइंडसेट अभी भी कायम है उस पूरे इलाके में। देखिए, माइंडसेट तो कायम है, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। जो देखिए, जो ऐसे सोशल थिंकिंग होती है, उसको बदलाव करने में अगर कोई राजनीतिक पहल होती है तो एकदम ओवरनाइट चेंज नहीं होता है। परंतु ये सभी देशों ने, अगर आप देखें, जो इजराइल और यूएई के बीच जो संबंध हैं, जो वहां पर उनका एक्सचेंज ऑफ विजिट्स हुआ है, एक्सचेंज ऑफ डेलीगेशन हुआ है, आप जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर देखिए, आप जो ट्रेड देखिए, आप जो इन्वेस्टमेंट देखिए, तो वहां के सभी देश चाहते हैं जो इजराइल के साथ वो सामान्य संबंध रखें। वो अभी जो हुआ, हमास में हुआ, 7 अक्टूबर को उन्होंने जो अटैक किया, और यहां से कहा जाता है जो करीब 30-33 हजार लोगों को इजराइल ने मार दिया है, वो देखिए यहाँ के जो देश हैं उन्होंने बहुत निंदा की है, भर्त्सना की है। इसलिए क्योंकि अरब स्ट्रीट में बहुत डेमोन्स्ट्रेशंस हुए हैं, बहुत प्रोटेस्ट हुए हैं, और कोई भी वहां की जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो अपनी स्ट्रीट में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके विरुद्ध जाने में वो समर्थ नहीं है। परंतु फिर भी ये सभी देश चाहते हैं जो जब ये सब खत्म हो जाता है तो फिर से इजराइल के साथ अपने संबंधों को और आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। देखिए, ईरान ने बहुत प्रयास किया है, एक आखिरी बात मैं कहूंगा, बहुत प्रयास किया है जो ये सभी देश इजराइल के साथ साथ में जुटकर मिलकर आए, फिलिस्तीन के फेवर में वो उसके विरुद्ध काम करें। परंतु आप देखिए, 6 महीने हो गए हैं, ये सब इतना कुछ हो गया, गाजा में, रफा में, खान यूनुस में, कोई भी देश सामने आने को तैयार नहीं है इजराइल के विरुद्ध कुछ भी काम करने के लिए। बूट्स ऑन द ग्राउंड आप छोड़ ही दीजिए, और भी किसी प्रकार के एक्सेप्ट ओरल कंडेमनेशन किसी ने कोई और कदम नहीं उठाया है। केवल ईरान है जो कि इजराइल के विरुद्ध कोई करना चाहता है, पर उससे भी मालूम है जो अगर वो ऐसा कदम उठाएगा, अगर इजराइल उस पर हमला करता है, तो उसके लिए बर्दाश्त करना, सहना उसके बस की बात नहीं। मेजर जनरल सिवाच, एक वॉर आगे तब बढ़ता है जब आर्मी एडवांसमेंट करती है। एक वॉर जीता या हारा तब जाता है जब आर्मी यानी पैदल सेना या थल सेना आगे बढ़ती है। इन दोनों ही देशों के बीच में एक लंबा बॉर्डर है, 1800 किलोमीटर की दूरी है इन दोनों देशों के बीच में। तो ये प्रोजेक्टाइल के जरिए हमला करना, इस तरीके की सिचुएशन में आप नुकसान किसका ज्यादा देखते हैं? और अगर नुकसान किसी का भी होता है तो आपको लगता है कि इस पूरे इलाके में फिर वॉर आगे बढ़ सकता है? एक बार फिर वही 30-32 साल पहले वाली सिचुएशन आ सकती है कि सारे के सारे कंट्रीज एक हो जाएं? देखो, एक बात माननी पड़ेगी कि इसके अंदर एक विलियन है जो देश जिसने ये सारे की सारे इकामत की है, वो ईरान है। क्योंकि जो 7 अक्टूबर को भी जो हमला हुआ वो ईरान की ही एक प्रकार से स्टैम्प से हुआ है। ये जो हमास को ट्रेन किया, हिजबुल्लाह को किया, होती रेबल को किया। अब ये बात सच्चाई है, ईरान और इजराइल के बीच के बॉर्डर, लैंड बॉर्डर नहीं है, बीच में 1500 किलोमीटर का इलाका है। तो आपस में अगर इन्होंने लड़ाई लड़ेंगे तो ये ज्यादातर फायर होगा मिसाइल से, आपके रॉकेट से और ड्रोन से। इसके अंदर इजराइल ईरान से काफी आगे है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, ये सच्चाई है, ईरान ने भी बहुत प्रोग्रेस की है, उसके पास शाही ड्रोन हैं। मगर ये सच्चाई है कि अब ये जो लड़ाई है, इसको कोई ये नहीं चाहता कि ये लड़ाई फैले। इस बात में मान के चले, स्पेशली यूएस, क्योंकि यूएस की बात इजराइल को भी सुननी पड़ेगी। क्योंकि अभी जो यूएस के अंदर एक कांग्रेस में लॉबी थी जो कि इस लड़ाई के अगेंस्ट थी जो इजराइल और हमास का हो रहा है, और ये प्रेशर था कि इजराइल को बहुत ज्यादा वेपन दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में अब तो उनको तो वेपन तो मिल जाएंगे, क्योंकि अब थोड़ी सिचुएशन बदल गई है। ईरान ने हमला किया है इजराइल पे, मगर ये सच्चाई है कि अमेरिका नहीं चाहता कि दोबारा इजराइल पलटवार करे ईरान पे। मगर ईरान, ये इजराइल की मजबूरी है, ये नेतन्याहू की मजबूरी है, नहीं तो वो बहुत अनपॉपुलर हो जाएंगे। डोमेस्टिकली इलेक्शन वो नहीं कराना चाहते। अगर वो नहीं हमला करते हैं तो इसका मतलब ये होगा दिस विल बी न्यू नॉर्मल, कि कल को कोई भी हमला करेगा इजराइल पे। 44 साल से आज तक कोई हमला नहीं हुआ, इसीलिए वो ईरान पे हमला करेंगे। ये बात सच है कि वो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे ना करें, ऐसा हमला करें जिससे लाठी भी टूट जाए, सांप भी मर जाए और लाठी
मेजर जनरल सुधाकर, आपको भी लगता है कि न्यू नॉर्मल ना क्रिएट हो जाए, इसलिए ये चीजें एस्केलेट हो सकती हैं? और जो अमेरिका अब तक ईरान के खिलाफ लगातार बोलता रहा है, अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरीज के स्टेटमेंट आते रहे हैं, उनके अपने सेक्रेटरीज के स्टेटमेंट आते रहे हैं, वो क्या इतनी आसानी से एक ईरान को बाईपास कर देंगे कि अगर इजराइल ने रिटेलिएट करा तो इजराइल के साथ नहीं खड़े होंगे? देखिए राजीव, जो सवाल आप पूछ रहे हैं, ये न्यू नॉर्मल पैदा हो सकता है, नहीं हो सकता, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरे अंदाज और विचार के मुताबिक 21st सेंचुरी में ये जो हमेशा जब भी हम चर्चा करते हैं क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने वाला है, मैं तो कह रहा हूँ ये 21st सेंचुरी में न्यू नॉर्मल है। थर्ड वर्ल्ड वॉर कोई अनाउंस करके ट्रेंच वॉरफेयर के जरिए से लड़ाई नहीं होगी। ये न्यू नॉर्मल में ये जो टेक्नोलॉजी, स्पेस और आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, कभी सुना है राजीव जी आपने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को ब्लैकआउट करके 6:30 सुबह से लेके 6:55 तक एक नॉन स्टेट एक्टर हमाज अटैक कर रहा है, एक फ्रंट से नहीं, मल्टी डायमेंशनल फ्रंट से। कोई पैराग्लाइडिंग से, वो मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, कोई लैंड बॉर्डर को पार करके जा रहे हैं, एक आधा किलोमीटर नहीं, 18-22 किलोमीटर अंदर जाके आईडीएफ हेडक्वार्टर्स, वहां पे हमला कर रहा है नॉन स्टेट एक्टर। कौन सा देश एडवांस कंट्री में इस किस्म की काबिलियत है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज के दिन में न्यू नॉर्मल स्टार्ट होने वाला नहीं है, स्टार्ट हो चुका है। इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, सिग्नेचर क्या है? सिग्नेचर है साइबर अटैक, सिग्नेचर है जैसे हमारा मुंबई ब्लैकआउट हो चुका है 8-9 बार पिछले 2-3 साल में, जैसे वो इंडिगो वाला वेबसाइट ऑलरेडी हैक हो चुका है, मिलिट्री हमारे इंस्टॉलेशन की जो वेबसाइट है ये काफी बार हैक हो चुका है। ये न्यू नॉर्मल है। नॉर्दर्न ग्रिड जो है ब्लैकआउट हो चुका है 21 बार, किसी को नहीं पता है हमें। और न्यू नॉर्मल ये भी है, आप देखिए कोई भी लड़ाई होती है, मेरा विचार ये राजीव जी, अगर 1 मिनट टाइम देंगे प्लीज, मैं ये कहना चाहता हूं कोई देश काइनेटिक लड़ाई शुरू करने से पहले वो एनालाइज करते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मीनिंग क्या है? अगर 26/11 को हमारा ताज होटल के ऊपर हमला हुआ था, हिंदुस्तान रिटेलिएट क्यों नहीं किया? रिटेलिएट ये नहीं कि हमारे पास काबिलियत नहीं थी, बट रिटेलिएट ना करने का एक कारण मेरे सोच विचार के मुताबिक कि जो कॉस्ट, अटैक करने के जो कॉस्ट होता, उसका जो बाद में जो रिप्रेजल होता उससे काफी गुना कम होता एक्चुअली, एंड द रिप्रेजल वुड हैव बीन मच मोर कॉस्ट प्रोहिबिटिव। तो वही विचार के माध्यम से अगर सोचते हैं, आज ईरान पूरा इजराइल के नेगेव डेजर्ट में जाके अटैक किया है, क्यों किया है? ये सदर्न डेजर्ट है, इसमें क्या है? लिविंग हैबिटेशन कितने हैं, पॉपुलेशन क्या है, व्हाट ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स हैव बीन डैमेज्ड। सो आउट उनके पास मल्टीपल ऑप्शन था, गोलन हाइट्स से लेके गाजा का जहां पे ऑयल मिला है, या अलोंग द मेडिटेरियन कोस्ट, बहुत सारे ऑप्शन थे, बट एक चुन चुन के दिए हैं, क्योंकि आज के दिन में जब हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं तो बैक हैंड डिप्लोमेसी चल रही है, बैकडोर ट्रैक टू कहीं ना कहीं नेगोशिएशन चल रहे हैं। ईरान के ऊपर प्रेशर है, इजराइल के ऊपर प्रेशर है। इजराइल प्राइम मिनिस्टर साहब अपना इलेक्शन की ये के लिए आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, बट बाइडेन सबसे बड़ी बात doesn't want to. His TRP is going down. He wants to have a success either towards Central Europe or towards West Asia. China is the biggest elephant in the room. China doesn't want America to continue its legacy of its superpower. Somehow or the other, कहीं ना कहीं contain करना चाहते हैं. But one more thing I would like to say, आज के दिन में ईरान में किसी ने कमिटमेंट दिया है $400 billion or more. It is China. 25 साल का उन्होंने एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं. 65 billion has been committed on ground. कमिटमेंट दिया है और ऑलरेडी कमिट है. इट इज चाइना. 65 बिलियन इन सऊदी अरेबिया. आप इजराइल की बात करिए, चाइना है. आप सीरिया की बात करिए, चाइना इन्वेस्टमेंट है. जॉर्डन की बात करिए, चाइना के इन्वेस्टमेंट है. कहां नहीं है चाइना का इन्वेस्टमेंट? इट इज अ ह्यूज स्ट्रेटेजिक राइवलरी व्हिच इज गोइंग ऑन टू अटेन सुप्रीमेसी. बट अ बिगर एलिफेंट देन चाइना, we are actually losing sight of the fact is there is a Russia which is playing a very big role technologically, military capability, as also to restore its status quo ante as a erstwhile superpower. It may not be coming to limelight, but अगर डॉट्स को आप ज्वाइन करेंगे 2011 के बाद, सीरिया की बात करिए, ट्यूनिसिया की बात करिए, लेबनान की बात करिए, लीबिया की बात करिए, इराक की बात करिए, अफगानिस्तान की बात करिए, कहीं ना कहीं उनका आपसी दुश्मन जो है
अभी भी प्रकाश पा रहा है। बैक टू राजीव। पथिकृत पायने, विदेश मामलों के जानकार लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपको भी लगता है कि इस सब में अपने इंटरेस्ट बहुत ज्यादा उन कंट्रीज के हैं जिनका बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है और वो नहीं चाहेंगे कि इस तरह की कोई जंग आगे बढ़ पाए, लिहाजा जो ईरान ने कर दिया डेजर्ट एरिया में अपनी मिसाइल मार के, दैट इज सफिशिएंट और उसको चीजों को खत्म किया जाए। क्या चाइना का रोल चुपचाप इसमें आपको नजर आता है? पहली बात तो यह है कि मैं सम्मानपूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि 26/11 के बाद इंडिया ने जो कुछ किया नहीं, इससे कोई इंडिया को फायदा नहीं हुआ। इस टेररिज्म बरकरार रहा, उसी वजह से इजराइल चुपचाप नहीं बैठेगा, क्योंकि उनको पता है कि उसके बाद क्या होने वाला है कॉन्सिक्वेंस। दूसरी चीज में हम लोग एक चीज भूल रहे हैं, ईरान के ऊपर जिस तरह से अमेरिका ने सैंक्शंस लगा के रखे हैं मिडिल ईस्ट में, आज भी ईरान तेल बेच नहीं पाता है, बेचता है चाइना को और रशिया को सैंक्शन डिफाई करके। तो जब तक ईरान के ऊपर सैंक्शंस रहेगा तब तक ईरान ये कोशिश करेगा, अगर मैं बिजनेस नहीं कर पा रहा हूं मैं किसी को करने नहीं दूंगा। और इसी वजह से ये हाउदीज को देखिए, हमास को देखिए, हिजबुल्लाह को देखिए, अब जैसे गल्फ ऑफ एडन में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों का हाईजैक करना, इंडिया में भी जो जहाज आ रहा है उसको रोकना, मैं किसको करने नहीं दूंगा। ये मानसिकता में चाइना में डेफिनेटली है। जैसे जनरल सुधाकर जी ने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वाली इशू, उसमें चाइना एंगल डेफिनेटली है, ईरान का एंगल डेफिनेटली है। लेकिन जब तक ये सैंक्शंस वाला मानसिकता वेस्ट का नहीं जाएगा, आप सैंक्शंस हटा दीजिए ईरान से। अगर ये सैंक्शंस जो काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज टू सैंक्शंस एक्ट, काटसा वाले सैंक्शंस अगर नहीं रहता तो शायद आज ईरान इतना एग्रेसिव नहीं होता। ये बात हमें समझ लेना चाहिए। दूसरी चीजें, राजीव जी आपने एक चीज पूछा कि इतना डिस्टेंस है इजराइल और ईरान के बीच। डिस्टेंस है, इसी वजह से तो हाउदी और हिजबुल्लाह और हमास को तैयार किया है ताकि वो प्रॉक्सी की लड़ाई कर पाए। और तीसरी चीज है, आज जो ये अटैक कल रात को हुआ, ऐसा नहीं कि 2 दिन पहले ईरान ने अनाउंस किया था, वो तो इंटेलिजेंस इनपुट सीआईए के पास था कि कुछ ना कुछ होगा, और वो बहुत टाइम लगता है आने में। और क्योंकि ज्यादातर जो इन लोगों ने ड्रोन छोड़ा था वो सबसोनिक है, लेकिन ये एक डेमोन्स्ट्रेबल एक्शन ईरान का था कि हम भी ईरान इजराइल तक पहुंच पाते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है, वहां पे जो सुन्नी अरब देश है वो भी ईरान को उतना ही नफरत करता है जितना इजराइल करता है, और वाइस वर्सा। इसी वजह से, क्योंकि उनका शिया सुन्नी का प्रॉब्लम है जी, तो इसी वजह से हालांकि ईरान ने बहुत कोशिश किया कि सारे वहां के मुस्लिम देश एक हो जाए और इजराइल के खिलाफ हो जाए, वो नहीं होंगे, क्योंकि उनको भी डर है कि अगर ये लड़ाई इजराइल हार जाए, ईरान जीत जाए, भगवान ना करे अगर लड़ाई हो तो उनके लिए भी ईरान उतना प्रॉब्लम होगा जितना आज इजराइल के लिए ईरान है। तो मैं समझता हूं कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसमें अगर चाइना का एक एजेंडा है कि वो कॉरिडोर ना हो, क्योंकि वो हो जाएगा तो चाइना का जो वर्चस्व मैन्युफैक्चरिंग में वो नहीं रहेगा। दूसरी चीज, सिमिलरली अगर ईरान के ऊपर ये जो यूजलेस सैंक्शंस लगा कर रखे और वो सैंक्शंस रशिया के ऊपर भी लगा कर रखे, ये सैंक्शंस का कल्चर जब तक वेस्ट चला कर रखेगा ना, ये लड़ाई होता रहेगा, ये लड़ाई खत्म नहीं होगा। मैं ईरान को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, ज्यादातर भारतीयों की तरह मैं इजराइल का सपोर्टर हूं, लेकिन ये सैंक्शन का कल्चर खत्म करना बहुत जरूरी है। इसके खिलाफ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कहा है कि यूनिलैटरल सैंक्शंस नहीं होना चाहिए। ईरान से तेल हमें लेना बंद करना पड़ा अमेरिका के दबाव में, क्योंकि हमने बोला था रशिया से बंद नहीं करेंगे, तो एज अ क्विड प्रो को कम से कम ईरान से तो बंद करना पड़ेगा। वी डिड इट। ये अगर आप देखिए, ईरान के पास इतना तेल है, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व्स इन द वर्ल्ड, वो बेच नहीं पाता है किसी को सिवाय चाइना और रशिया को। तो वो क्या करेगा? वो सोचेगा कि अगर मेरी तरक्की नहीं होता मैं किसी को करने नहीं दूंगा। और ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट, आप ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में कल ईरान को शामिल कर लीजिए, आप देखेंगे कोई लड़ाई नहीं होगा। तो जो बिजनेस इंटरेस्ट की बात है, कमर्शियल बात है, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात है, अगर मैं डेवलप नहीं होता हूं आज के जमाने में, मैं किसी को करने नहीं दूंगा। ये वर्ल्ड वॉर 3 पथरत पायने, आपने बहुत 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 पॉइंट वाइज अपनी बात रखी है और मेरे ख्याल से मेरे दर्शकों तक भी पहुंच रही होगी। ये लड़ाई किसी और चीज की है और हम आई किसी और चीज पर कर रहे हैं, मुझे ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। अपने बेहतरीन पैनलिस्ट के साथ मुझे यही लग रहा है। संजय सिंह मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजय सिंह, भारत के लिए क्या सबक आप इसमें देखते हैं? भारत के वहां इंटरेस्ट है, भारत चाबहार में इन्वॉल्व है, चाइना को वहां कंटेन किया हुआ है भारत ने, कौन किसके पक्ष में खुलकर बोल रहा है, कौन चुपचाप रह रहा है, यह भी देखा जा रहा है। भारत डिप्लोमेटिकली बहुत सधी हुई लाइन पर इस वक्त चल रहा है। भारत के लिए सबक क्या और भारत के कदम क्या फिलहाल आज के हालात में होने चाहिए? संजय।
राजीव, भारत की जो डिप्लोमेसी है वो बहुत ही क्लियर है और उन्होंने रशिया यूक्रेन वार में भी, आपको याद होगा, उन्होंने वो बीच की लाइन ली थी। उन्होंने बार बार यही कहा कि दोनों पक्ष बैठ करके शांति के साथ बातचीत करें और बातचीत से ही रास्ता निकालें, युद्ध कोई रास्ता नहीं है। इसी डिप्लोमेसी पर भारत इस वार में भी चल रहा है। इजराइल और हमास पर जो आक्रमण हुआ, जो फलस्तीन पर हुआ, और हमास ने जो किया, या फिर इधर ईरान पर जो हुआ, ईरान ने जो किया, रिटेलिएट किया, तो भारत का तो शुरू से पक्ष रहा है कि भाई आप बैठ करके टेबल पर बैठिए और बातचीत से शांति से आप रास्ता निकालने का प्रयास किए। और दूसरी बात, मैं 26/11 पे थोड़ा मैं यहाँ पर क्षमा के साथ बोलना चाहूंगा कि 26/11 संजय जी से तकनीकी संपर्क अभी थोड़ी देर के लिए टूटा है हमारा। एक बार फिर संजय जी का रुख हम यहाँ पर करेंगे, लेकिन मैं अशोक सज्जनहार का भी यहाँ रुख कर लेता हूँ। अशोक जी, आपको भी लगता है क्या कि भारत के जो इंटरेस्ट हैं वहाँ पर, चाबहार में भारत का इंटरेस्ट है, भारत का ईरान के साथ भी तेल का सौदा होता रहता था, लेकिन वो भी कई एक चीज़ों के चलते खटाई में पड़ गया। भारत बहुत सधी हुई लाइन पर चल रहा है। क्या आपको लगता है कि भारत को आने वाले दिनों में स्टैंड लेना पड़ सकता है अगर इजराइल आगे बढ़ता है तो? नहीं, मेरे विचार से हम दोनों के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं और पूरे जो क्षेत्र है उसमें हमारे सबसे अच्छे इनके संबंध हैं। तो हमको देखिए कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा अपना जो पोजीशन है, क्योंकि अभी तक जो ईरान के बाद हुआ है, हमने कोई भी रीजनल पावर्स का, सऊदी अरेबिया का, यूएई का, जॉर्डन का, हमने कोई भी वहां से कमेंट अभी आते हुए नहीं सुना है। देखिए यूएस का सुना है, यूके का सुना है, फ्रांस, जापान, सभी का सुना है, रीजनल प्लेयर्स का नहीं है। परंतु हमको रीजनल प्लेयर्स के साथ अपना जो पोजीशन है वो कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा और वो उसमें मेरे विचार से जो हमको हमारे अपने वहां पर बहुत इंटरेस्ट हैं, जैसे अभी आपके और पैनलिस्ट ने बताया, जो हमारा ट्रेड वहां पर बहुत, यूएई पूरी दुनिया में हमारे लिए तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। वहां से हम एनर्जी लेते हैं, ऑयल लेते हैं, गैस लेते हैं। वहां पर हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत है और सबसे महत्वपूर्ण, वहां पर हमारे करीब 8 मिलियन लोग, 80 लाख हमारे लोग उस क्षेत्र में काम करते हैं। तो ये हमारे हित में नहीं है जो वहां का जो कॉन्फ्लैग्रेशन है वो और ज्यादा बढ़े, वो और ज्यादा देशों को और इन्वॉल्व करे। तो हम तो यही चाहेंगे और हमने यही कहा है, हमने चिंता व्यक्त की है और कहा है, अभी प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह भी कहा जब अपना संकल्प पत्र दे रहे थे, जो जहां भी भारत के निवासी होंगे उनको सुरक्षित वापस लाना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे मेजर जनरल सिवाच का रुख करता हूं। मेजर जनरल सिवाच, आपको लगता है कि क्या इस ईरान के हमले के बीच हमास को एक ब्रीदिंग स्पेस मिला है? जो हमास अभी तक गाजा में कंटेन कर दिया गया था उसको स्पेस मिला है और कहीं वो दूसरा फ्रंट ना खोल दे इस बीच में? ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इजराइल का फोकस हटा नहीं हमास की तरफ से, और हमास की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो काफी हद तक एक प्रकार से डिग्रेड होगी। हाँ, ये अलग बात है, जब तक राफा पे हमला नहीं होगा, कुछ एक जो हमास के लड़ाकू हैं वहां छुपे हुए हैं, मगर ये सच्चाई है कि जो होस्टेजेस थे उनका कुछ नहीं पता कि वो जिंदा हैं या मर गए। तो ये भी एक प्रॉब्लम आ रही थी इजराइल के साथ। जो बात आप कर रहे थे चाबार की, ये हमें समझना चाहिए, चाबार पोर्ट जो है भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक प्रकार बाईपास करता है पाकिस्तान को, डायरेक्ट जाता है ईरान से अफगानिस्तान और उसके बाद सेंट्रल एशियन स्टेट, और ये नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को जोड़ता है। तो ये भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जब बात आती है ऑयल की ईरान से, हमें समझना चाहिए, काटसा लगा दिया था अमेरिका ने। काटसा जब से JCPO, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से डोनाल्ड ट्रंप निकले थे, तो भारत के ऊपर प्रेशर डाला गया कि आप ईरान से जहां 28% ऑयल लेते थे, आप काटसा के तहत नहीं ले पाएंगे। तो हमने जीरो कर दिया था, मगर हमने कहा था कि चाबार पे आप ये सैंक्शन नहीं लगाएं, क्योंकि चाबार बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे वर्ल्ड के लिए, और वो अमेरिका ने माना भी था। देखो, ये सच्चाई है कि भारत के जो रिलेशनशिप है वो सभी से अच्छे हैं। इजराइल के साथ भी भारत के मिलिट्री टू मिलिट्री हार्डवेयर के रिलेशन है। हमारा 20 से 25% अभी भी मिलिट्री हार्डवेयर वहां से आता है, और इसी प्रकार से ईरान के साथ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है चाबार पोर्ट को लेके। और भारत के रिलेशन सऊदी अरेबिया और यूएई से बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे 1 करोड़ के करीब लोग जो हैं वहां पर काम करते हैं इस पूरे रीजन में, वहां से रेमिटेंस कमाते हैं। तो ये सच्चाई है
कि भारत की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है इस इलाके में, इसीलिए भारत चाहता शांति रहे, और शांति इसलिए डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात करता है। याद रखना चाहिए कि भारत को सबसे ज्यादा फायदा होगा अगर इंडिया मिडल ईस्ट और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनता है, क्योंकि वो भारत से स्टार्ट होगा और भारत का जो ट्रेड है वो आपका यूरोप में और मिडिल ईस्ट में 47% बढ़ जाएगा, और कम से कम 22% उसका जो है एक प्रकार से कॉस्ट अब रिड्यूस हो जाएगी, और 18% उसका टाइम कम हो जाएगा। तो ये सच्चाई है। अगर भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर रियलिटी होता है तो भारत के लिए बहुत फायदा है, और वो रियलिटी तभी होगा जब इस इलाके में शांति आएगी। और मुझे लगता है भारत नहीं चाहेगा कि ये लड़ाई आउट ऑफ कंट्रोल हो, कहीं ना कहीं जो लड़ाई ये कंटेन हो, जैसा अमेरिका भी चाहता है। इसीलिए अमेरिका ने एक प्रकार से साफ सुथरे शब्दों में इजराइल को बोला है कि अगर आप ऑफेंसिव करोगे तो हम साथ में नहीं। तो इजराइल का एक राइट तो बनता है, पथिकृत प्रायने इजराइल का एक राइट तो बनता है, क्योंकि ईरान ने इजराइल को एक्यूज किया है, ईरान ने इजराइल को एक्यूज किया है कि दमिश्क का हमला इजराइल ने कराया है, इजराइल ने मना किया लेकिन हमला किया गया उसके ऊपर। तो अगर इजराइल का राइट बनता है, इजराइल उसको एक्सरसाइज करता है, तो चीजें हाथ से निकल जाएंगी। क्या आपको यही लगता है? देखिए, इसको कहते हैं विशियस साइकिल ऑफ वायलेंस। यहाँ हो सकता है कोई पूरा बड़े लड़ाई ना चाहे, लेकिन कोई बैक ऑफ भी नहीं करेगा। बाइडेन बोल सकता है कि मत करो लड़ाई, हम सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर लड़ाई होता है तो सपोर्ट करना पड़ेगा। दूसरी चीज है, नेतन्याहू अगर कुछ नहीं करता है तो उसके देश में शायद लोग उसके ऊपर हंसेंगे कि तुम हमास को